गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। तो आज आप सभी को आपके जो सेकेंड चैप्टर में कुछ टॉपिक बच गए थे, क्योंकि लास्ट वीडियो में काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया था वाई टॉपिक तक। तो आज हमारा जो वीडियो रहेगा चैप्टर 2 के मृदा या सॉइल या मिट्टी कह सकते हैं, इस पर हमें मृदा के जंतु वर्ग और वनस्पति वर्ग के बारे में, कि मिट्टी में कौन से जंतु वर्ग या कौन से वनस्पतियां वर्ग पाई जाती हैं, उनके बारे में आज हम सभी पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग सभी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर है 13 में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है मृदा में पौधों, उनकी जड़ों और नाइट्रोजन वाले जीवाणु तथा प्रतिरूपक जीवाणु जो लेम्यूमिनस पौधों की छोटी जड़ों में रहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एक बार देखेंगे मृदा में जो पौधे या पौधे की जड़ों में कौन से रहते हैं, नाइट्रोजन जो उत्पन्न करते हैं या नाइट्रोजन के कारण जीवाणु तथा प्रतिरूपक रहते हैं, तथा पौधों की छोटी जड़ों में रहते हैं प्रोटोजोआ, और ये सारी चीज़ें प्रोटोजोआ और शैवाल नम मृदा में रहते हैं। नम मृदा मतलब जो मिट्टी ऐसी गीली रहती हो जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती हो, वहाँ पर शैवाल तथा प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। ये वर्ग हैं आपके जंतु वर्ग तथा वनस्पति वर्ग में जो मृदा में पाई जाती हैं। कवक सभी जगह मृदा में पाए जाते हैं। साधारण सी बात है कि कवक जो होते हैं, कवक मीन्स फफूंद, फफूंद जो है मिट्टी में हर जगह पाई जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पाई जाती है वहाँ नहीं, हर जगह पाई जाती है। जहाँ पर नमी होगी, सड़न होगा किसी चीज़ का, वहाँ पर कवक या फफूंद उत्पन्न हो ही जाएगी। और देखते हैं बच्चों, मशरूम और दूसरे कवक मृत और सड़े हुए पदार्थों पर स्पोरोफाइट्स की तरह विकसित होते हैं। जो कवक हैं वो रोवेदार या कह सकते हैं बहुत तेज़ी से रोवेदार में विभिन्न कलर में वो विकसित होते हैं। मृदा में मृत क्रिस्टल की तरह बहुत सारे विषाणु मीन्स वायरस, विषाणु भी उपस्थित होते हैं। बहुत सारे कीड़े भी मृदा में उपस्थित होते हैं, और बहुत सारे मतलब बहुत अधिक मात्रा में। इसके अलावा भी जो प्रोटोजोआ है और आपके कवक हैं, फफूंद हैं, और तथा आपके मृत क्रिस्टल हैं, वायरसेस भी हैं, इनके अलावा भी कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, मतलब छोटी अवस्था में रहते हैं। जैसे इसमें और कौन से हैं, चींटी और दीमक भी मृदा में रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों, आपने देखा ही होगा कि मिट्टी में चींटियां भी अपना घर बना कर रहती हैं, और जो दीमक के कीड़े सफ़ेद छोटे छोटे होते हैं वो भी अपना घर, निवास स्थान कह सकते हैं, मिट्टी में बना के ही रहते हैं। मृदा प्रदूषण के बारे में अगला टॉपिक है बच्चों हमारा, मृदा प्रदूषण, ठीक है। सॉइल पॉल्यूशन के बारे में हम लोग देखते हैं। मृदा प्रदूषण क्या है, जैव विघटित ना होने वाले पदार्थों को मृदा में मिलाना मृदा प्रदूषण कहलाता है। क्या चीज़, जैव विघटित मतलब ऐसे जैविक या कह सकते हैं ऐसे पदार्थ बायो कंपोनेंट के जो मृदा में विघटित मतलब मिल नहीं जाते हैं पूरी तरह से, उनको क्या बोलते हैं, वो मृदा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से हैं, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है तथा थर्मोकोल आदि क्या है, अजैव विघटित पदार्थ हैं। ये क्या है, आदि अजैव विघटित पदार्थ है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं हुए पदार्थ हैं, इसलिए इनका विघटन नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं, ये पदार्थ मृदा की संरचना बदल देते हैं। तो ऐसे पदार्थ यदि मिट्टी के साथ मिलेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि यदि कोई पदार्थ मिट्टी के साथ मिलने पर उसका विघटन या सड़न या उसमें क्षय नहीं हो पाता है, तो वो मिट्टी को बंजर बना देता है, मतलब मिट्टी के गुण को बदल देता है। मृदा की जल धारण क्षमता भी बदल जाती है। यदि कोई पदार्थ मिट्टी में सड़ गया, मिल गया तो ठीक है, यदि वो मिट्टी में नहीं मिल पाता है तो मिट्टी की गुण और संरचना को तो चेंज कर देगा, साथ ही साथ उसमें जो जल धारण करने की क्षमता है उसको भी कम कर देता है। यदि ये पदार्थ जला दिए जाते हैं तो बने हुए अवशेष मृदा की प्रकृति को बदल देते हैं। यदि ऐसे ही पदार्थों को यदि हम जलाकर उनके अवशेषों को मिट्टी में मिलाएं, तब भी ये मृदा के लिए हानिकारक ही होते हैं। उनकी प्रकृति, उनके स्वभाव को बदल ही देते हैं जी। मृदा प्रदूषण इसके उत्पादन पर सीधा प्रभाव डालता है। इस प्रकार से मृदा प्रदूषण जो है मिट्टी के बनने या मिट्टी में जो भी फसलें उगाई जाएंगी, सीधा उन पर दुष्प्रभाव ही डालता है। आगे देखते हैं बच्चों, मृदा प्रदूषण के कारण। अगली हमारी टॉपिक है मृदा प्रदूषण के कारण, कि मिट्टी को प्रदूषित करने के कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिनके कारण से हमारी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है या खेती योग्य या उसकी जो उर्वरता क्षमता कमज़ोर हो जाती है। देखते हैं बच्चों, मृदा प्रदूषण भिन्न भिन्न मानव क्रियाओं के कारण से होता है। जो मानव क्रियाएँ करता है, कई तरह के प्रोसीजर होते हैं जिनके कार्यों से
क्या होता है कि मृदा प्रदूषित हो जाती है, हमारी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। जैसे आप लोग देखते हैं नॉर्मल कि यदि आप साबुन से नहाते हैं तो क्या होता है, जो उसका पानी जाता है मिट्टी में, तो वहाँ जिस भी मिट्टी में जाएगा वहाँ को प्रदूषित कर देता है या ख़राब कर देता है, और वहाँ पर फसलें या कुछ और भी आप कोई चीज़ उत्पादन करते हो तो उसकी उत्पादन क्षमता घट जाती है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या क्या है देखिए, जैसे है कृमिनाशक, घास खरपतवार नाशक तथा बीजों के साथ प्रयोग होने वाले रसायनों का तारतम्यता रहित प्रयोग करने से, मतलब एक निश्चित अनुपात पर प्रयोग न करने पर मृदा हमारी प्रदूषित हो जाती है और मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीव जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु कह सकते हैं, या वो भी प्रभावित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की धीरे धीरे उर्वरता क्षमता कमज़ोर होती जाती है। देखते हैं बच्चों दूसरा, औद्योगिक व्यर्थ। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्री से जो भी वेस्टेज मटेरियल, मतलब बेकार पदार्थ जो भी बाहर निकाला जाता है। जैसे इंडस्ट्रियों में क्या होता है, कोई रासायनिक उद्योग का है तो वहाँ से केमिकल का वाला पानी निकलता है। जैसे आपके पास कोई भी चीज़ मान लीजिए, यदि कोलगेट है जो आप दंत मंजन के, इसका जहाँ भी निर्माण होता है कुछ न कुछ उन फैक्ट्रियों से भी वेस्टेज निकलता होगा। लोहा है, लोहा को भी काटने से वहाँ से भी कुछ न कुछ वेस्टेज मटेरियल निकलता है। तो यदि इनको प्योरीफाई करके, इनका शुद्धिकरण, पानी को जो निकास होता है, जो वहाँ से जल स्राव होता है, यदि उनको शुद्धिकरण करके बाहर नहीं निकाला जाता है तो जहाँ तक भी वो चीज़ जाएंगे, जल की उनके जो प्रदूषित पानी की मात्रा जाएगी वो सभी को दूषित करती जाएगी, हवा को भी दूषित करती है और साथ ही साथ मिट्टी को भी प्रदूषित करती है, जिससे हमारे और आपके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं बच्चों, मनुष्य एवं जंतुओं द्वारा खुला शोधन। मनुष्य और जंतुओं द्वारा खुला शोधन द्वारा भी क्या होता है, इनके द्वारा भी मिट्टी का हमारा प्रदूषण बढ़ता है। जमीन पर ठोस व्यर्थ पदार्थों को अवैज्ञानिक तरीके से नष्ट करना। जो ज़मीन पर मतलब मिट्टी में ही जो ठोस पदार्थ है, जैसे हमारे प्लास्टिक हैं, थर्मोकोल्स हैं, पॉलीथीन हैं या कोई अन्य भी चीज़ है, यदि अवैज्ञानिक तरीके से, अवैज्ञानिक मतलब उसको सही तरह से नष्ट करने का तरीके से नहीं किया जाए नष्ट, तो उसके जो अवशेष बचते हैं वो मृदा को, वातावरण को प्रदूषित करते हैं ज़रूर। आगे देखते हैं बच्चों, प्रदूषण का नियंत्रण। प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, या कह सकते हैं मृदा को प्रदूषित होने से कैसे रोका जा सकता है या कम से कम हो पाए। ऐसे करने के लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हानिकारक दवा और दूसरे रसायन तथा ठोस व्यर्थ पदार्थों के तारतम्य रहित निष्कासन को रोकना चाहिए। मृदा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो हमारे पास रासायनिक हैं, हानिकारक दवाएं हैं तथा ठोस व्यर्थ पदार्थ है, उनको डायरेक्टली खुले में ना फेंका जाए। ठीक है बच्चों, बाहर ऐसे ही नहीं देखते। हम लोग देखते हैं कि यदि हमारे यहाँ आसपास तो खेती ज़्यादा है, यदि खेती में कोई प्लास्टिक्स में कुछ भी पैक करके लाते हैं, या दवा है या बीज ही है या खाद ही है, तो क्या करते हैं आपके घर वाले, उसका यूज किए और उसको वहीं पे ही फेंक देते हैं। उसको सही तरह से निष्कासित नहीं कर देते हैं कि कहाँ फेंकना चाहिए, अन्यथा क्या होगी आपकी, यदि ये ज़मीन पे जाती है, यदि जहरीला है तो वो क्या होगा, वहीं पे जाएगा, मिट्टी पे जाएगा, जो भी आपके भूमि से संबंधित जो लाभदायक जीव हैं वो भी क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और वो हानिकारक या ठोस पदार्थ जो भी मिट्टी मिलेगा, मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी कमज़ोर करेगा और साथ ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको भी प्रभावित करेगा ज़रूर। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे DDT का प्रयोग है अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, मतलब ये आदि जैसे विकसित देश हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यहाँ पर जो DDT होता है, हमारे यहाँ तो अभी चल रहा है, काफ़ी टाइम पहले इस पर भी फाउंडेशन हुआ था, लेकिन अभी तक पूरी तरह से नहीं रोक हुई है। तो यहाँ पर रोक लगा दी है, क्योंकि इससे क्या होती थी, बहुत ज़्यादा हमारी मृदा प्रदूषित होती थी, क्योंकि वर्षा के ऋतु में जो बारिश का पानी आता था उन मिट्टियों को साथ में लेकर तथा दवाइयों को भी, रासायनिक चीज़ों को भी लेकर तालाबों में, नदियों में, झीलों में वहाँ पर ले जाता, जिससे कि वहाँ का वातावरण या जल भी प्रदूषित हो जाता और वहाँ पे रहने वाले वन्य जीव जंतु या जल जीव जंतु वो भी क्या हो जाते थे, मृतप्राय हो जाते थे या मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। आगे देखते हैं बच्चों, तो इसलिए जो DDT हानिकारक जो दवा है, इसका हमारे देश में बंद कर देना चाहिए। बंद तभी होगा जब हम उसका उपयोग ही बंद कर देंगे, तो अपने आप बंद हो जानी है। डिमांड यदि होगी नहीं तो पैदा करेगा ही नहीं, बनाएगा ही नहीं, उत्पादन करना ही नहीं उसका। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं, जैव निम्नीकरण व्यर्थ योग्य
पदार्थों को मिलावट केवल मृदा प्रदूषण को ही नहीं रोकता, मतलब जो जैव को ऐसे जो ठोस पदार्थ हैं उनको हमें डायरेक्ट मिट्टी में नहीं फेंकना चाहिए या मिट्टी से नहीं टच होने देना, मिलाना नहीं चाहिए, उनको अलग रखना चाहिए और उनको जब तक सही रूप से निष्कासित ना कर दिया जाए उनको नहीं फेंकना चाहिए खुले में कहीं भी। आगे देखते हैं बच्चों, बल्कि लाभदायक खाद और ईंधन गैस भी उपलब्ध कराती है। एक प्रकार से जो हमारे पास क्या है कि रासायनिक खादों या रासायनिक चीज़ों का उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते आ रहे हैं, इसके स्थान पर हमें जैविक से जो जैव है, जैविक खादें हैं, जैविक रसायन है, उनका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी मृदा प्रदूषित होने से बचाई जा सके तथा मृदा की उर्वरता क्षमता बचाई जा सके और अपना स्वास्थ्य भी बचाया जा सके, प्लस अपना वातावरण आसपास का माहौल भी अच्छा साफ़ सुथरा रखा जा सके। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इसमें जैव में क्या है, जैसे आपका गोबर गैस संयंत्र इसलिए काफ़ी लाभदायक होता है। इस प्रक्रिया में आपका गोबर गैस जो संयंत्र प्लांट होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है, उससे जो हमें खाद मिलती है वो जैविक खाद कहलाती है अपनी। आगे देखते बच्चों, जैसे हमारे धात्विक और प्लास्टिक के व्यर्थ पदार्थों को खुले ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए। जो भी कुछ हैं ये सब चीज़ें ठोस है या प्लास्टिक है, इनको आपको नहीं फेंकना चाहिए। देखते हैं बच्चों, आगे हमारा है मृदा अपरदन से। मृदा अपरदन क्या होता है, हवाओं तथा वर्षा द्वारा, क्या चीज़, हवाओं तथा वर्षा द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का घुलना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। हवाओं तथा वर्षा द्वारा मिट्टी या पृथ्वी की ऊपरी जो परत है उसका घुलना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा की इस प्रकार से क्या होता है, मृदा की जो ऊपरी परत जो उपजाऊ होती है उसके हटने से हमारी भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। मतलब बंजर का मतलब खेती योग्य नहीं रह जाती है। आगे देखते हैं जिससे कि क्या होती है, हम जो भी फसलें या पेड़ पौधे या जो भी वनस्पतियां लगाते हैं उसका उत्पादन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, जहाँ पर भी मिट्टी की ऊपरी परत बहती रहती है या खिसकने का डर रहता है, वहाँ पर बारिश के समय पर हमें पेड़ पौधे या घास, ऐसे घास लगा देनी चाहिए जिससे कि वहाँ पर की भूमि का कटाव कम से कम हो और जिससे कि वहाँ की मिट्टी की उर्वरता क्षमता बनी रहे। आगे देखते हैं बच्चों, मृदा अपरदन को रोकने के लिए मुख्य कदम उठाए जा सकते हैं। आप में यहाँ 4 दिए गए हैं। पहला है वृक्षारोपण, दूसरा है सीढ़ियाँ बनाकर खेती करना, ये विधि पर्वतीय क्षेत्रों में अपनाई जाती है। अत्यधिक चराई को रोकना, मरुभूमि में पौधे लगाना। वृक्षारोपण कहना, वृक्षारोपण बच्चों देखते हैं, वृक्षारोपण क्या होता है, पेड़ पौधों को लगाना ही क्या कहलाता है, वृक्षारोपण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो वृक्षारोपण से क्या फ़ायदा होता है कि यदि हम वृक्षारोपण करते हैं तो जो पेड़ पौधे या वृक्ष हैं उनकी जो जड़ें हैं आसपास की मिट्टी को बांधे रखती हैं और तेज़ हवा या बरसात के समय में मिट्टी को अपने साथ बाहर ले जाने में उतने उनके पास सामर्थ्य नहीं रहती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है हमारा सीढ़ियाँ बनाकर खेती करना। ये प्रक्रिया या यह विधि पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादातर अपनाई जाती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही ढलान होती है, जिससे कि जब बारिश होती है तो बहुत तेज़ी से कटाव होता है भूमि का या मिट्टी कटाव होता है। और वहाँ पर यदि हम सीढ़ी बनाकर खेती करते हैं तो वहाँ पर आसानी से खेती भी कर लेते हैं और क्या होता है कि बारिश के समय पर मिट्टी का कटाव भी रोका जा सकता है। तथा इसके बाद है अत्यधिक चराई को रोकना। अत्यधिक चराई को रोकना, हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग पशुओं को क्या करते हैं, बाहर ही चराते हैं ज़्यादातर केसेस में। तो ऐसे स्थानों पर पशुओं या जीव जंतुओं को ना छोड़ा जाए जहाँ पर मिट्टी के कटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पर जब बारिश का मौसम है तो वहाँ पर घासों को उगने दें, वहाँ पर जंतुओं को ना चराएं जिससे वहाँ की मिट्टी ना कटे। ठीक है बच्चों, आगे हमारा है मरुभूमि में पौधे लगाकर। मरुभूमि मतलब ऐसे भूमि जहाँ की भूमि रेतीली होती या कह सकते हैं कि उसमें नमी की मात्रा ना के बराबर होती है, ऐसे स्थानों पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, पौधरोपण करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि मरु स्थानों पर या रेतीले स्थानों पर हवा के माध्यम से ही ऊपर के जो परत होती है वो उड़ के चली जाती है। तो यहाँ पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए मरु स्थानों पर वहाँ पर वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे कि वहाँ की भूमि वहीं पर रहे और आपका मृदा अपरदन या भूमि क्षरण ना हो पाए और मिट्टी की उर्वरता क्षमता भी बनी रहे।
तो बच्चों आपका आज जो दूसरा चैप्टर है मृदा यहीं पे समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सभी इससे जो संबंधित क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। आपको व्हाट्सएप द्वारा तो भेज ही दिया जाएगा ये सारी चीज़ें। तो आज की हमारा चैप्टर जो दूसरा है मृदा यहीं पे समाप्त होता है और आप सभी अपने घर पर रह के पूरी तरह से इसको अच्छी तरह से पढ़िए और अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।